Hello everyone, welcome to my channel. Today I am going to discuss NET June 23 क्वेश्चन पेपर और यहाँ पर हम 51 क्वेश्चन से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप ये वीडियो पूरा स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक देखिए, जिससे कि क्योंकि आप लोग जानते ही हो कि मैं पूरे सारे जो क्वेश्चंस हैं उसको फुल एक्सप्लेन करते हुए चलती हूँ, जिससे कि आपका कोई भी पॉइंट छूटे नहीं और आप अच्छे से हर एक क्वेश्चन को समझ सको। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, और अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन है, स्पॉन्सर्ड बाय इंडिया एंड सपोर्टेड बाय मेनी कंट्रीज यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, जिसे UNGA कहते हैं शॉर्टकट में, अडॉप्टेड अ रेजोल्यूशन डिक्लेयरिंग 2023 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस, इंटरनेशनल ईयर ऑफ सीरियल्स, मिलेट्स या फिर लेग्यूम्स। ठीक है, हिंदी में देख लेते हैं। भारत द्वारा प्रायोजित एवं कई देशों द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने वर्ष 2023 को निम्नलिखित रूप में घोषित करने का प्रस्ताव अंगीकार किया। तो यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय दाल वर्ष, अनाज वर्ष, मिलेट वर्ष या फिर लेग्यूम वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष। इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके पहले जो हमने नेट के पेपर डिस्कस किए हुए हैं उसमें हमने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आपको डिटेल में इसकी जानकारी चाहिए तो आप जो है पुराने वीडियोस देख सकते हो, वहां पर आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, तो यहाँ पर ये तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर है नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इज हाइपोक्रोमिक मैक्रोसाइटिक, हाइपरक्रोमिक मैक्रोसाइटिक, हाइपरक्रोमिक माइक्रोसाइटिक या फिर हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक। ठीक है, लौह न्यूनता एनीमिया है। तो यहाँ पर ये चार ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा गया आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो तो है चौथा, हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक। हाइपो और माइक्रो दोनों में है। ठीक है, तो चौथा आंसर सही है। इसको हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है हाइपोक्रोमिक और माइक्रोसाइटिक दिया हुआ है, इसका ये क्या है, ये मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया है। ठीक है, अब यहाँ पर दो चीजें हैं, MCV और MCSC, इन्हीं के बेस पर हम इसको हाइपोक्रोमिक या फिर हाइपरक्रोमिक और या फिर माइक्रोसाइटिक और मैक्रोसाइटिक ये बोल सकते हैं। MCV और MCSC इसका फुल फॉर्म क्या है, जो यहाँ पर MCV है इसका फुल फॉर्म है मीन सेल वैल्यू, यानी कि जो RBC है, रेड ब्लड सेल, जिसे हम लाल रक्त कोशिका बोलते हैं, तो उसी का वैल्यूम है MCV। ठीक है, तो यानी कि सेल के वैल्यूम को हम MCV कह रहे हैं। और MCHC का मतलब है मीन कर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, यानी कि हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन, कितना हीमोग्लोबिन है। ठीक है, तो इस पर डिपेंड, इसी के आधार पर हम उसको हाइपोक्रोमिक, नॉर्मोक्रोमिक या फिर हाइपरक्रोमिक कह सकते हैं। ओके, अब यहां पर देखिए क्लासिफिकेशन जो दिया गया है, देखते हैं कि यहाँ पर है MCV यानी कि जो मीन सेल वैल्यूम है, RBC का जो सेल वैल्यूम है, अगर लो होगा तब क्या होगा और हाई होगा तब क्या होगा। अगर लो होगा तो फिर माइक्रोसाइटिक एनीमिया होगी। माइक्रो का मतलब हो गया कि छोटा, मैक्रो मीन्स बड़ा होता है और माइक्रो मीन्स होता है छोटा। तो अगर सेल वैल्यूम कम हुआ तो फिर जो सेल्स हैं, साइटिक मीन्स सेल्स जो होती हैं वो छोटी हो जाएंगी, उनकी साइज। और MCSC तो हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन है। तो अगर जो है हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन ये अगर लो हुआ तो क्या हो जाएगा, हाइपोक्रोमिक हो सकता है और नॉर्मोक्रोमिक हो सकता है। यानी कि हाइपो मीन्स भी क्या होता है, कम होता है, और नॉर्मो मीन्स नॉर्मल होता है। अब यहां पर आप देख सकते हो कि अगर जो MCV यानी कि सेल वैल्यूम जो है, सेल जो है अगर वो छोटी है और उसका क्रोमा मीन्स होता है कलर। ओके, क्रोमा मीन्स होता है रंग या फिर हम कहें कलर। अब हीमोग्लोबिन की वजह से जो हमारे रक्त का कलर होता है वो लाल होता है। ठीक है, लेकिन अगर कलर कम होने का मतलब है कि अगर येलो, जो सेल्स हैं वो येलो कलर की हो जाएंगी, रेड ना होकर के वो येलो कलर की हो जाएंगी और छोटी होंगी। तो अगर माइक्रोसाइटिक और हाइपोक्रोमिक है तो उससे क्या होगा, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये पिक्चर बना हुआ है। और अगर माइक्रोसाइटिक है यानी कि सेल छोटी हैं और उनका जो कलर है वो नॉर्मल है, तो उसकी वजह से थैलेसीमिया की दिक्कत हो सकती है। और अगर जो सेल्स हैं वो नॉर्मोसाइटिक यानी कि नॉर्मल है, साइज उनकी
साइज नॉर्मल है और कंसंट्रेशन हीमोग्लोबिन का वो भी नॉर्मल है, तो फिर रीनल AI एटसेट्रा प्रॉब्लम हो सकती है। रीनल की प्रॉब्लम हो सकती है, रीनल का मतलब किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है। AI का फुल फॉर्म है, यहाँ पर आप देख सकते हो एनीमिया ऑफ इन्फ्लामेशन, ये हो सकता है। और अगर सेल नॉर्मल साइज की हैं और क्या है कि जो कलर है वो ज्यादा है, डार्क कलर है, हाइपर मींस अधिक होता है कलर है, तो नॉर्मोसाइटिक और हाइपोक्रोमिक है। तो HS और AIHA, HS का मतलब होता है हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस और AIHA का मतलब होता है ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया। ठीक है, ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया जो सेल्फ जनरेट होती है। ठीक है, तो फिर ये जो है अगर नॉर्मोसाइटिक हाइपरक्रोमिक है तो ये दोनों प्रॉब्लम होने की चांस है। अब यहाँ पर अगर सेल वॉल्यूम हाई है, ओके, यानी कि जो सेल्स हैं आरबीसी वो बड़ी हैं साइज में, मैक्रोसाइटिक हैं, और हाइपोक्रोमिक यानी कि सेल्स तो बड़ी हैं साइज में लेकिन जो उनका कंसंट्रेशन है यानी कि जो कलर है वो पीला है, तो फिर रेटिक्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कलर किस तरीके से है। और मैक्रोसाइटिक यानी कि साइज बड़ा है लेकिन जो उनका कलर है वो नॉर्मल है, तो लिवर डिजीज हो सकती है, B12 डेफिशिएंसी हो सकती है। B12 जो है ये विटामिन है, विटामिन का ही एक प्रकार है B12 डेफिशिएंसी। ओके, अब इसकी वजह से जो B12 डेफिशिएंसी है इसकी वजह से होता क्या है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इसको कहते हैं। ठीक है, मेगालोब्लास्टिक का मतलब है, मेगालो का मतलब भी होता है कि जो साइज है वो बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कि साइज बड़ी हो जाएगी, कलर जो है वो नॉर्मल ही है लेकिन जो है आरबीसी की जो साइज है वो बड़ा हो जाएगा, तो उसको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं, जिसमें कि B12 डेफिशिएंसी हो जाती है और लिवर डिजीज हो सकता है। ओके, तो यहां से आप जो है देख सकते हो कि जो भी यहाँ पर तो सिर्फ एक पूछा गया है, लेकिन यहाँ पर आप जो है अगर अदर कोई क्वेश्चन पूछाता है, मान लीजिए मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में जो है मैक्रोसाइटिक और नॉर्मोक्रोमिक होगा, ठीक है, रीनल में कैसे होंगे, थैलेसीमिया में कैसे होंगे, तो यहाँ से आप देख करके उसको आराम से बता सकते हो डिटेल में। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर। तो इसका जो राइट आंसर था वो है चौथा। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1000 किलो कैलोरी इज इक्वल टू, तो यहाँ पर 4.184 जूल दिया है, 4.184 मिली जूल दिया हुआ है, 41.84 किलो जूल दिया है, तो यहाँ पर 1000 किलो कैलोरी बराबर है। तो यहाँ पर बताया गया है, तो आप जैसे जानते ही हो कि जो है एक किलो कैलोरी इक्वल होता है कितने के बराबर, अगर 1 किलो कैलोरी की बात करें तो वो होता है 4.184 किलो जूल। ठीक है, तो 4.184 किलो जूल ये तो नहीं होगा क्योंकि 1 किलो कैलोरी के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया 1000 किलो कैलोरी, तो 1000 पूछा गया, तो सिंपल सी बात है आप इसको इनटू कर दो 1000 से, आंसर आपका आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 4184, 3 जीरो बढ़ जाएगा और यहाँ पर जो ये दशमलव यहाँ पर लग जाएगा। ओके, तो कितना आ गया 4184 जूल, तो आपका राइट आंसर क्या हो गया 4184 जूल, क्योंकि 1 किलो कैलोरी के बराबर होता है 4.184 जूल, तो दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर पूछा गया लो वेट फॉर हाइट इज अ मेजर ऑफ, लंबाई की तुलना में कम वजन निम्नलिखित का मापन है, अंडरवेट, स्टंटिंग, वेस्टिंग या फिर ओवरवेट। तो लो वेट फॉर हाइट यानी कि हाइट का मतलब होता है लंबाई, लंबाई की तुलना में कम वजन का होना क्या कहलाता है, तो लंबाई की तुलना में कम वजन का होना वेस्टिंग कहलाता है, छयंकर। ठीक है, यहाँ पर अब अंडरवेट की बात करें तो अंडरवेट क्या होता है, ये होता है वेट फॉर एज, इसका मतलब है उम्र के अनुसार वजन का कम होना, तो उसको अंडरवेट कहते हैं। जितना उम्र है उसके अनुसार जितना वेट होना चाहिए, अगर बच्चे का उतना वेट नहीं है तो इसका मतलब है वो अंडरवेट है, या फिर कोई बड़ा भी हो सकता है। स्टंटिंग का मतलब होता है यहां पर हाइट फॉर एज। ठीक है, इसका मतलब है स्टंटिंग का मतलब है उम्र के अनुसार लंबाई का कम होना। तो अगर मान लीजिए किसी उम्र की जो उम्र है उस उम्र के अनुसार जितनी हाइट होनी चाहिए अगर उतनी नहीं है तो इसका मतलब है कि बच्चा को स्टंटिंग की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो यहां पर अगर लो वेट फॉर हाइट है तो उसको वेस्टिंग कहेंगे, वेट फॉर एज को अंडरवेट और हाइट फॉर एज को स्टंटिंग है। ओवरवेट का मतलब है
उम्र के अनुसार अगर उसका वेट ज्यादा है, ठीक है, या फिर नॉर्मली भी अगर हम ओवरवेट हो, जैसे अब अंडरवेट, स्टंटिंग और वेस्टिंग, ओवरवेट, ये सब बच्चों में हो सकता है। स्पेशली जो है स्टंटिंग और वेस्टिंग और अंडरवेट की प्रॉब्लम बच्चों में दिखी गई है। ओके, तो और वो भी 5 साल तक के बच्चों में। तो अगर ये दिक्कतें, इनमें से कोई भी दिक्कत अगर आती है बच्चों को, तो आगे उसके डेवलपमेंट और ग्रोथ में बहुत समस्या उत्पन्न हो सकती है बच्चे की ग्रोथ में। ओवरवेट तो बड़ों को भी हो सकता है और बच्चों में भी हो सकता है। तो वेट के अनुसार, यानी कि अगर जितनी उनकी उम्र है, उम्र के अनुसार जितना वेट होना चाहिए, अगर उससे अधिक है तो फिर जो है वो ओवरवेट कहलाता है, जिसे हिंदी में हम अतिभार कह रहे हैं। तो यहां पर जो हमारा राइट आंसर था वो था तीसरा। ओके, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिजिकल एंड इकोनॉमिक एसेस टू एनफ फूड टू ऑल पीपल एट ऑल टाइम्स इज फूड सेफ्टी, फूड प्रोसेसिंग, प्रोडक्शन या फिर फूड सिक्योरिटी। हर समय प्रत्येक व्यक्ति की पर्याप्त भोजन तक भौतिक एवं आर्थिक पहुंच क्या कहलाती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी का मतलब है कि जितने हर एक व्यक्ति, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को पर्याप्त भोजन मिले और उसके लिए उसकी जो भौतिक और आर्थिक पहुंच दोनों हो और हर समय हो, तो उसे हम फूड सिक्योरिटी या फिर हिंदी में खाद्य सुरक्षा कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर राइट आंसर जो है चौथा है सही। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहां पर है कार्वेरीज आर अ फॉर्म ऑफ। तो यहां पर कार्वेरीज क्या है? 1 मिनट, तो इसको हम जरा डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, तो यहां पर है कार्वेरी आर अ फॉर्म ऑफ सिल्वर सर्विस, प्लेट सर्विस, कैफेटेरिया सर्विस या फिर बुफे सर्विस। तो जो इसका राइट आंसर वो तो है बुफे सर्विस, यानी कि कार्वेरी क्या है, वो एक प्रकार की बुफे सर्विस है। बुफे सर्विस आप सभी जानते हो, जैसे हम शादियों में जाते हैं तो सारे जो मेन्यू होते हैं, जितने भी प्रोडक्ट है, मील हैं जितने भी, ठीक है, वो सारे के सारे, चाहे वो स्टार्टर हो, चाहे वो मेन डिश हो, चाहे वो साइड डिश हो, डेजर्ट हो, कुछ भी हो, तो वो क्या होता है कि वो बाकायदा लगा होता है और हम जाते हैं, खुद अपनी प्लेट लेते हैं और खुद जो है खाना अपने खुद को सर्व करते हैं और जितना खाना होता है उतना खाते हैं, यानी कि कोई उसमें लिमिट नहीं होती है बुफे सर्विस में। तो कार्वेरी भी इसी तरीके की एक बुफे सर्विस है। अब जो कार्वेरी है वो क्या है, वो एक प्रकार का पब या फिर रेस्टोरेंट होता है और ये ज्यादातर कहां पर है, ये यूके में होता है, यूनाइटेड किंगडम या फिर आयरलैंड और कनाडा, यानी कि ये बाहर के देशों में ज्यादा देखा गया है, और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो यहां पर जो है कार्वेरी क्या होता है, एक ये तो पब होता है या फिर ये एक रेस्टोरेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जहां पर क्या होते हैं, जो कुक्ड मीट होते हैं, यानी कि मीट प्रोडक्ट, मांस जो होता है, कुक पका हुआ मांस, उसको फ्रेशली जो है स्लाइस्ड परोसा जाता है, सर्व किया जाता है प्रत्येक कस्टमर को, ठीक है। जो भी कस्टमर आता है उसको फ्रेशली जो कुक्ड मीट है उसको परोसा जाता है, उसको सर्व किया जाता है। और क्या होता है, कभी जैसे बुफे सर्विस में अनलिमिटेड होता है, वैसे ये भी अनलिमिटेड होता है, ठीक है, लेकिन फिक्स्ड प्राइस होता है, जो पैसा होता है वो फिक्स होता है इसमें, ठीक है। यानी कि आप भी गए होंगे ऐसे रेस्टोरेंट में, हमारे यहाँ भी है कि आप पैसे दोगे, फिक्स प्राइस होगा और उसमें क्या होता है कि बहुत सारे मेन्यू लगे होंगे, बहुत सारे मील्स होंगे, उसमें आप जितना चाहो उतना खा सकते हो, ठीक है, और लेकिन पैसे जो है फिक्स होते हैं, यानी इतना पैसा दो और उसमें कुछ फिक्स मेन्यू होंगे जो कि आप जितना चाहे मन चाहे उतना खा सकते हो। होटल वगैरह में ऐसा आपने देखा होगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, ये तो यूके जो आयरलैंड कनाडा वगैरह है, तो वहां पर ये सर्विस दी जाती है बुफे सर्विस, जैसे कि उसमें भी अनलिमिटेड होता है लेकिन प्राइस जो होती है फिक्स होती है, और इसमें क्या सर्व किया जाता है, कुक्ड मीट, कुक्ड मीट, और वो भी फ्रेशली कुक्ड मीट सर्व किया जाता है हर एक कस्टमर को। ओके, चलिए, तो ये है बुफे सर्विस। अब आते हैं नेक्स्ट पर। तो यहां पर फोर्थ वाला ऑप्शन सही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द मोस्ट कॉमन रीजन ऑफ एग स्पॉइलेज या फिर रॉटिंग इज कॉज्ड बाय विच स्पीसीज। तो यहां पूछा जा रहा है कि अंडा खराब होने का सामान्य कारण, रॉटिंग है, हिंदी में उसे विगलन बोलते हैं, सामान्यतः किस उपजाति के कारण होता है। तो यहाँ पर स्यूडोमोनास, साल्मोनेला, क्लॉस्ट्रिडियम और बिफिडस दिया, ये सारे के सारे क्या है, बैक्टीरिया हैं, जीवाणु हैं, और इसका जो राइट आंसर है वो है स्यूडोमोनास। ओके,
राइट आंसर है स्यूडोमोनास। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो एग है, अंडा होता है, वो खराब हो सकता है और इस खराब होने को कहते हैं रॉटिंग। ओके, ये क्या है, बैक्टीरिया है। इसके अलावा और भी बैक्टीरिया हैं स्यूडोमोनास के अलावा, तो ये भी आप यहाँ पर नोट डाउन कर लो। एक तो है प्रोटियस, जिसकी वजह से अंडा खराब होता है। स्यूडोमोनास तो है ही, इसके अलावा प्रोटियस है। जैसे अभी यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है स्यूडोमोनास, हो सकता है नेक्स्ट टाइम में स्यूडोमोनास को हटा करके किसी और बैक्टीरिया को यहाँ पर ऑप्शन में दे दिया जाए और वो पूछ लिया जाए क्वेश्चन कि अंडे खराब होने का कारण क्या है। ओके, तो वैसे इसलिए यहाँ पर मैं सारे बता दे रही हूँ, जिससे कि नेक्स्ट टाइम अगर पूछा जाए तो आप सारे तैयार करके जाओ। एल्केलेजीन्स, एरोमोनास और कॉलीफॉर्म। ठीक है, तो इनकी वजह से भी अंडा खराब हो सकता है, रॉटिंग जिसे हम बोल रहे हैं। तो स्यूडोमोनास तो है, इसके अलावा ये सारे भी इसके कारण है खराब होने के। चलिए फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल प्रोटीन फाइबर, विकुना, सिसल, अरामिड या फिर एनिडेक्स। निम्न में से कौन सा एक प्राकृतिक प्रोटीन रेशा है? ओके, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है नेचुरल प्रोटीन फाइबर, तो वो है विकुना। ठीक है, विकुना क्या है कि ये नेचुरल प्रोटीन फाइबर है। और एक बार बता दें कि ये जो है लामा फैमिली से प्राप्त किया जाता है, यानी कि ये ऊल की ही लामा लामा फैमिली से प्राप्त किया था। और जो लामा फैमिली ये एक कैमल फैमिली है। कैमल मीन्स ऊंट। ठीक है, तो ऊंट की ही एक प्रजाति है लामा, उसी फैमिली से ये विकुना भी है, जिससे कि प्रोटीन फाइबर प्राप्त किया जाता है। तो ऊल के बहुत सारे आपने पढ़े होंगे, अल्पाका, लामा, विकुना, तो उसी में से है विकुना है। तो ये नेचुरल प्रोटीन फाइबर होता है। सीसल की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, नेचुरल प्लांट फाइबर होता है, उससे प्राप्त किया जाता है। ये नेचुरल प्लांट फाइबर है। ओके, जो सीसल है नेचुरल प्लांट फाइबर है। मैट और हैंडबैग्स के लिए इनका यूज किया था। और जो विकुना है, इसमें क्या होता है, ये जो विकुना प्राप्त किया जाता है, जो नेचुरल प्रोटीन फाइबर है, ये सिर्फ और सिर्फ जो एनिमल्स हैं उनको किल करके ही, यानी कि मार करके ही इसको प्राप्त किया जा सकता है। ओनली बाय किलिंग एनिमल, ओनली बाय किलिंग एनिमल, इसको यानी कि हम, क्योंकि दो तरीके से प्राप्त किया जाता है, या तो जो है जीवित जानवर होते हैं उससे प्राप्त किया जाता है हेयर को, या फिर जानवरों को मार करके प्राप्त किया जाता है। तो इसको सिर्फ और सिर्फ किल करके ही प्राप्त किया जाता है, इस वजह से ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, महंगा होता है। ओके, चलिए, और अरेमिड और एनिडेक्स है। तो अरेमिड जो होता है ये दोनों ही सिंथेटिक, मैन मेड सिंथेटिक फाइबर है। ठीक है, अरेमिड और एनिडेक्स। अरेमिड जो है ये मैन मेड सिंथेटिक फाइबर, दोनों ही मैन मेड है, मैन मेड सिंथेटिक फाइबर है अरेमिड। ओके, और इसके अंदर दो आते हैं, नोमेक्स और कैवलर। नोमेक्स और कैवलर दो जो है आते हैं। ठीक है, और ये जो एनिडेक्स है ये क्या होता है, ये मैन मेड सिंथेटिक इलास्टोमेरिक फाइबर है। ठीक है, इलास्टोमेरिक फाइबर होता है, जैसे कि रबर है, तो वैसे ही ये क्या है, मैन मेड है, इलास्टोमेरिक है और मैन मेड भी है, यानी कि मैन मेड सिंथेटिक इलास्टोमेरिक फाइबर है एनिडेक्स। ओके, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहां पर हमने सारा डिस्कस कर लिया है। जो राइट आंसर है वो है विकुना, उसके अलावा और सारे हमने यहां पर डिस्कस कर चुके हैं। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लाइट वेट जर्सी प्लेन नेट फैब्रिक पॉपुलर फॉर यूज इन अंडरवियर। निम्नलिखित में से कौन सा अंतः वस्त्र में उपयोग के लिए हल्के वजन वाला एक लोकप्रिय सादा बुना जर्सी कपड़ा है? बैलब्रिगन, बराथिया, बैंगालिन या फिर बार्क क्लॉथ। तो इसके जो राइट आंसर है वो है बैलब्रिगन। इसको थोड़ा देख लेते हैं।
जो बैलब्रिगन है, यहाँ पर आप पिक्चर देख सकते हो, बैलब्रिगन्स सिल्की फाइबर अंडरवियर। तो स्पेशली ये जो है अंडरवियर्स के लिए यूज किया जाता है, जो मेल अंडरवियर है उनके लिए यूज किया जाता है। और बैलब्रिगन क्या है, ये टाइप ऑफ होजरी फैब्रिक होता है। होजरी फैब्रिक आप लोग जानते ही हो, ठीक है। ये एक होजरी फैब्रिक होता है, काफी कंफर्टेबल होता है, सॉफ्ट होता है। ये कॉटन, ऊल या फिर इसका ब्लेंड, इन सबके ब्लेंड होते हैं, यानी कि मिक्स करके इनको तैयार किया जाता है। और स्पेशली किस लिए यूज होता है, अंडरवियर या फिर होजरी के लिए यूज होता है। और ये एक जर्सी निट फैब्रिक है। और ये जो बैलब्रिगन नाम पड़ा हुआ है, ये आयरलैंड में एक टाउन है जहां पर ये पहली बार बनाया गया था, ठीक है। आयरलैंड में एक टाउन है बैलब्रिगन, जहां पर पहली बार जर्सी निट फैब्रिक से होजरी फैब्रिक तैयार किया गया था, ठीक है। इसी वजह से इसका नाम बैलब्रिगन पड़ा हुआ है, क्योंकि पहली बार वहीं पर इसको बनाया गया था। कॉटन, ऊल या फिर इसका ब्लेंड हो सकता है ये। ओके, अब यहाँ पे बराथिया, बेंगोलिन और बार्क क्लॉथ है, तो इसका मैं पिक्चर आपको दिखा देती हूँ। इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जो 12 जुलाई 2022 का पेपर, नेट वाला पेपर मैंने डिस्कस किया हुआ था, तो वहां पर मैंने इसको डिटेल में समझाया था, आपको बताया था, ठीक है। तो इसको यहाँ पर मैं आपको जो पिक्चर है वो एक बार फिर से दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बराथिया फैब्रिक, ये इस तरीके के होता है, आपने देखा होगा, ये फैब्रिक बराथिया फैब्रिक है। ओके, इसके बाद में जो है बार्क क्लॉथ जो होता है वो ये होता है बार्क क्लॉथ, ठीक है। बार्क का मतलब होता है छाल होती है पेड़ों की, तो उससे जो है कपड़ा तैयार किया जाता है, ये बार्क क्लॉथ इसको बोलते हैं। और बेंगालिन फैब्रिक जो होता है वो ये है, आप देख रहे हो इतने शाइनिंग होती है, ये इसको बेंगालिन फैब्रिक बोलते हैं। ओके, चलिए अब आते हैं, तो यहां पर पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही था। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ डाई इज बैंड टू बी यूज्ड इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो कौन सा ऐसा जो है फाइबर है, सॉरी कौन सी ऐसी डाई है जिसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बैन कर दिया गया है। एजो डाई, एसिड, बेसिक या फिर वेट डाई। तो जो एजो डाई है, इसको जो है, या फिर इसको हम कह सकते हैं रंजक वर्ण है, जो कि वस्त्र उद्योग में इसके उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि इसमें जो है कब लगाया गया, 23 जून 1997, 23 जून 1997। ठीक है, 23 जून 1997 में इंडिया में, यानी कि हमारे भारत में एजो रंगों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया। और किसके द्वारा लगाया गया, केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय के द्वारा। तो केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा 23 जून 1997 से जो है हमारे भारत में एजो डाई पर प्रतिबंध लगा दिया गया। और प्रतिबंध क्यों लगाया गया, क्योंकि जो है ये कैंसरकारी हो सकते थे। जो एजो डाई हैं, ये इनकी वजह से कैंसर होने के चांसेस थे, इस वजह से इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ओके, और इसके अलावा और हाँ, ये प्रतिबंध जो है, जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है उसी के अंतर्गत ये प्रतिबंध लगाया गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत ये जो है 1986, इसी के अंतर्गत जो है इसको कैंसरकारी साबित किया गया। और 23 जून 1997 से हमारे इंडिया में इस पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया। ओके, तब से इसका यूज नहीं हो रहा है। ओके, चलिए, तो यहां पर पहला वाला ऑप्शन सही है। अब आते हैं कॉम्ब सॉर्टर। ठीक है, अ कॉम्ब सॉर्टर इज यूज्ड टू टेस्ट। छटाई यंत्र किस परीक्षण हेतु तो प्रयुक्त होता है, यार्न काउंट, फाइबर फाइननेस, फाइबर लेंथ या फिर फैब्रिक वेट।
सूत्रों की गिनती के लिए, रेशे की शुद्धता के लिए, या फिर रेशे की लंबाई, या फिर कपड़े का भार के लिए। तो ये कपड़े की रेशे की लंबाई के लिए यूज किया जाता है कॉम सॉर्टर। इसका मैं पिक्चर आपको दिखा देती हूँ कि ये कॉम सॉर्टर दिखता कैसा है। ये है कॉम सॉर्टर, इसको बियर सॉर्टर भी कहते हैं, कॉम सॉर्टर या फिर बियर सॉर्टर भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का होता है। यहीं पर जो है रेशों को लगाया जाता है और वो जो है उनकी लंबाई को बताता है। ठीक है, ठीक है, उसको टेस्ट करता है, जो फाइबर होते हैं उनकी लंबाई को ये टेस्ट करने के काम आता है। चलिए, अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कन्वर्टिबल कॉलर। निम्न में से एक कौन एक परिवर्तनीय कॉलर है? सेलर्स, पीटर पैन, बुशर्ट या फिर केप। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बुशर्ट। अब सेलर्स, पीटर पैन और केप ये सब क्या है, और कन्वर्टेबल कॉल क्या हो सकता है, तो इसको हम जरा देख लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो कन्वर्टेबल कॉलर ये क्या होता है। दिस इज अ रोल्ड कॉलर, इट कैन बी वर्न ओपन और क्लोज। यानी कि जो कन्वर्टेबल कॉलर होता है, कन्वर्टेबल का मतलब है परिवर्तित कॉलर, जिसे कि हम कन्वर्ट कर सकते हैं, उनमें परिवर्तन कर सकते हैं। अब इसको या आप चाहे ओपन करके पहन सकते हो या फिर बंद करके पहन सकते हो, दोनों तरीके से। तो यहां पर आप देख सकते हो ये पिक्चर में, देखिए ये कॉलर है, ठीक है, इसमें डबल है, नोचेस भी है यहाँ पर, तो डबल कॉलर है। अब यहाँ पर इसको बंद कर लिया गया, ये वाला जो कॉलर है, ये वाला कॉलर, यहाँ पर इसको बंद कर लिया गया तो ये सिंगल कॉलर। अगर ओपन कर लिया गया तो डबल कॉलर दिखाई पड़े। तो इस तरीके से आपके पास भी होंगे कि अगर आप चाहो तो उसको बंद कर लो और चाहो तो उसे ओपन कर लो, तो इसको बोलते हैं कन्वर्टेबल कॉलर। ठीक है, और इसके अलावा जैसे यहाँ पर टी शर्ट में वगैरह होते हैं, यहाँ पर अगर इसको ओपन कर लो तो यहाँ पर आपके कन्वर्टेबल हो जाएगा, और चाहो तो इसको बंद कर लो। पीटर पैन कॉलर क्या होता है, तो यहाँ पर आप पिक्चर देख सकते हो, पीटर पैन कॉलर इस तरीके से होता है। ठीक है, आगे राउंड शेप में, इट इज अ वन पीस और टू पीस फ्लैट कॉलर होता है ये, विद राउंडेड एंड्स एट सेंटर फ्रंट और एट बोथ सेंटर फ्रंट एंड सेंटर बैक। यानी कि आगे भी दोनों साइड में ये गोल हो सकता है, आप देख रहे हो, और बैक साइड में भी ये दोनों साइड में गोल हो सकता है। ओके, और जो है इट इज ऑल्सो, इसे और बस्टर ब्राउन या फिर इटॉन और डच कॉलर भी कहते हैं। ठीक, पीटर पैन कॉलर को बस्टर ब्राउन, इटॉन और डच कॉलर भी कहते हैं। और इट मे हैव फ्लैट लुक होता है, जिस टाइम टू कंसील द नेकलाइन, नेकलाइन सीम नहीं दिखाई पड़ती है। और जो है इसमें बहुत सारे वेरिएशंस भी आते हैं, तो आप कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके का कॉलर होता है, इसको कहते हैं पीटर पैन कॉलर, राउंड शेप होता है एंड इसका। बर्था कॉलर क्या होता है, ये लार्ज केप लाइक, आपके क्वेश्चन में दिया गया है केप कॉलर। ठीक है, तो केप कॉलर क्या होता है, ये लार्ज केप लाइक कॉलर होता है, जिसे कि हम बर्था कॉलर भी कह सकते हैं। फॉलिंग ओवर द सोल्जर्स। ठीक है, ये क्या होता है, देख रहे हो यहाँ पर आप, ये सोल्जर्स को कवर कर रहा है। ठीक है, ये सोल्जर्स है, इसको कवर कर रहा है ये कॉलर। और ये जो बर्था कॉलर है, अ वाइड फ्लैट राउंड कॉलर, ऑफन ऑफ लेस और शेयर फैब्रिक का बना होता है, और वॉर्न विद अ लो नेकलाइन इन द विक्टोरियन एरा। यानी कि इसको विक्टोरियन एरा 1940s में इसको ज्यादा यूज किया जाता था इस प्रकार के कॉलर का। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये यहाँ पर ऐसे राउंड शेप में भी हो सकता है या फिर इस तरीके से भी हो सकता है। इसमें मेन जो पॉइंट है वो क्या है कि ये जो है सोल्जर्स को कवर करता है, वाइड होता है, चौड़ा होता है, फ्लैट होता है, और राउंड कॉलर भी हो सकता है, और मुख्य रूप से ये लेस का बना होता है या फिर शेयर फैब्रिक का बना होता है। ओके, इसको बोलते हैं बर्था कॉलर, जो कि केप लाइक कॉलर, ये जो शेप है इसको केप लाइक बोलते हैं, जो कि आपके क्वेश्चन में दिया गया है। फिर आता है सेलर कॉलर। तो सेलर कॉलर लार्ज स्क्वायर कॉलर हैंगिंग इन बैक, यानी कि बैक साइड में जो सेलर कॉलर है, ये बैक साइड में तो क्या होता है, स्क्वायर शेप में होता है। स्क्वायर यहाँ पर आप देख लो, ये पिक्चर है ना, यहाँ बैक साइड में क्या है, ये स्क्वायर शेप में है, और फ्रंट टैपस टू अ वी, फ्रंट में कैसा है, ये वी शेप में है। ओके, तो यानी कि फ्रंट में क्या ऐसा होता है, ये वी शेप में होता है, लेकिन बैक साइड में क्या होगा, ये स्क्वायर शेप में होगा। इट में ऑल्सो बी कॉल्ड अ मिडी कॉलर, इसको मिडी कॉलर भी कहते हैं सेलर कॉलर को। ओके, तो यहाँ पर हमने सारा डिस्कस कर लिया, सेलर, पीटर पैन और केप लाइक कॉलर, जिसे बर्था कॉलर भी कहते हैं, और बुशर्ट यानी जो कन्वर्टेबल कॉलर होता है उसको हम कहते हैं बुशर्ट। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर है शॉर्ट लिव फैशन इज कॉल्ड, लघुकालीन फैशन कहलाता है, स्टाइल, फैड, क्लासिक या फिर शिक।
ठीक है। तो शॉर्ट लिव्ड फैशन जो है उसको हम बोलते हैं फैड। इसको भी थोड़ा देख लेते हैं, ये थियरी से लिया गया हुआ है ये क्वेश्चन, फैशन थियरी। तो यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं फैशन थियरी। जो थियरी ऑफ फैशन है उसमें 3 आता है, ठीक है। एक तो होता है ट्रिकल डाउन, देखिए ये पहली थियरी है ट्रिकल डाउन थियरी, जिसे ट्रेडिशनल एडेप्टेशन बोलते हैं। जो ट्रिकल डाउन थियरी है इसका मतलब होता है इट्स बेस्ड ऑन द ट्रेडिशनल प्रोसेस ऑफ कॉपिंग एंड एडॉप्टिंग ट्रेंड सेटिंग फैशन फ्रॉम पेरिस, लंदन, मिलन या एंड न्यूयॉर्क फैशन लीडर्स। तो जो ट्रिकल डाउन थ्योरी होती है वो क्या होती है, यानी कि ऊपर से और नीचे इसका एक्सेप्टेंस होता है। पहले ऊपर के जो लोग होते हैं यानी कि जो हाई इकोनॉमिक ग्रुप वाले हैं पहले वो उसको यूज करते हैं, उनमें जो है काफी प्रचलित होता है। फिर धीरे 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 जो नीचे के लोग हैं जो मीडियम इकोनॉमिक वाले हैं उनके पास आएगा, फिर धीरे धीरे जो लो इनकम ग्रुप वाले हैं उनके पास आएगा। तो ऊपर से नीचे, ट्रिकल डाउन का मतलब है ऊपर से नीचे की ओर आना, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि चूंकि ये काफी एक्सपेंसिव होता है, इसको कुछ ही लोग एफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है बार बार इसको कॉपी किया जाता है और धीरे धीरे फिर ही नीचे के लेवल तक पहुंच जाता है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम टू हाई फैशन टू द कॉमन पीपल। हाई फैशन का मतलब है जो अमीर लोग हैं, हाई इकोनॉमिक ग्रुप वाले हैं, तो उनके पास पहले ये जाएगा क्योंकि कॉस्टली होता है। फिर धीरे धीरे जब इसका कई बार अगेन एंड अगेन जो है इसमें डिजाइन इसकी कॉपी की जाती है तो धीरे धीरे क्या होता है ये लोअर प्राइस में भी अवेलेबल हो जाता है और कॉमन पीपल तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ट्रिकल डाउन थियरी। फिर दूसरा आता है ट्रिकल अप थियरी, ये दूसरी थियरी है ट्रिकल डाउन। अब उसके बाद में ट्रिकल अप। तो ट्रिकल अप थियरी जो है ये इसको बोलते हैं रिवर्स एडेप्टेशन। ये कहां से स्टार्ट होता है, स्ट्रीट फैशन से स्टार्ट होता है और हाई फैशन यानी कि नीचे से ऊपर की ओर जाता है। अभी हम इसके पहले हमने पढ़ा ट्रिकल डाउन, तो ये क्या था, हाई ऊपर से नीचे की ओर आ रहा था। ट्रिकल अप नीचे से ऊपर की ओर जाएगा, यानी कि कॉमन पीपल या फिर जो स्ट्रीट फैशन है, स्ट्रीट फैशन का मतलब है गलियों में जो फैशन चल रहा है, स्टाइल चल रही है, वहां से शुरुआत होती है और ये धीरे धीरे ऊपर की ओर जाता है। हाई फैशन यानी कि हाई जो इनकम ग्रुप वाले हैं उन तक पहुंचता है। अब इसमें होता क्या, कैसे पहुंचता है ये, since 1960 designers and manufacturers pay more attention to the customers innovation as they watch people on street to find ideas। यानी कि जो डिजाइनर्स हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, तो जो कॉमन पीपल हैं यानी कि जो स्ट्रीट गलियों में रह रहे हैं तो उनके स्टाइल को क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, मतलब उनसे उनको देखते हैं और फिर जो है उनको देख करके उनके पास आइडियाज उनको आते हैं और उन आइडियाज की मदद से जो है वो नए नए खोज करते हैं। यानी कि फिर उनको जो स्ट्रीट यानी गलियों में जो कॉमन पीपल लोग पहन रहे हैं, जो स्टाइल पहन रहे हैं, उनको वो देखते हैं डिजाइनर मैन्युफैक्चरर, फिर उनसे जो उनको आइडियाज मिलते हैं उससे फिर वो नए नए खोज करते हैं और नए नए डिजाइन डेवलप करते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि ये गलियों से कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है ये फैशन, या फिर हम कहते हैं स्टाइल। इसको जिप्सी लुक भी कह सकते हैं। जिप्सी लुक का गुड एग्जांपल ऑफ अ स्ट्रीट लुक व्हिच रीच द रनवे, जिप्सी लुक इसको बोलते हैं, ठीक है। फिर तीसरी जो थियरी है वो है ट्रिकल अक्रॉस थियरी, जिसको मास डिसेमिनेशन बोलते हैं। ट्रिकल अक्रॉस का मतलब है कि एक ही टाइम पर हर किसी के पास जो है वो स्टाइल हो, अवेलेबल हो, एडॉप्टेबल हो, ठीक है। अब एक है मॉडर्न कम्युनिकेशन ब्रिंग फैशन फ्रॉम around the world into our homes instantly. Many separate markets have developed the various age। अब इसमें होता है कैसे पहुंचेगा, एक ही टाइम पर हर एक व्यक्ति यानी कि हाई इनकम ग्रुप, मीडियम इनकम ग्रुप और लो इनकम ग्रुप सबके पास एक ही टाइम पर पहुंचेगा फैशन। वो कैसे पहुंचेगा, तो इसमें क्या होता है कि जो है एक ही जो डिजाइन होगी वो कई सारे अलग अलग रेंज में अवेलेबल होगी। यानी कि वही स्टाइल जो है हाई रेंज में भी होगी, मीडियम रेंज में भी होगी और लो रेंज में भी होगी। जैसे आप कपड़े लेने जाते हो तो क्या होता है कि उसी का कोई भी आप साड़ी या फिर कोई भी कपड़े आप लेने जाओ तो उसकी हाई रेंज में भी आपको मिलेगी वैरायटी, मीडियम रेंज भी उसका मिलेगा और लो रेंज भी मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है जब एक ही जो स्टाइल है, एक ही फैशन है, वो कई सारे प्राइसेस में, कई सारे जो है रेंज में अवेलेबल होती हैं तो एक ही टाइम पर वो सबके पास पहुंच जाते हैं, ठीक है। मास प्रोडक्शन मींस दैट मेनी डिफरेंट स्टाइल्स कैन बी एक्सेप्टेड एट अ सेम टाइम, यानी कई डिफरेंट स्टाइल सेम टाइम पर जो है कई सारे लोगों के पास एक साथ पहुंचती है, तो उसको बोलते हैं ट्रिकल अक्रॉस थियरी। तो ये 3 थियरी है। इसके अलावा क्लासिक की अगर हम बात करें तो कुछ स्टाइल जो होते हैं वो नेवर बिकम कंप्लीट ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट का मतलब है कभी भी बेकार नहीं होते हैं, खराब नहीं होते हैं, ओल्ड फैशन नहीं होते, फेड आउट नहीं होते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं क्लासिक।
अब इसमें होता क्या है कि इंटरेस्ट रिमेन्स मोर और लेस एक्सेप्टेड फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड। बस ये होता है कि हमारी रुचि उसमें कम या ज्यादा होती रहती है एक लंबे समय तक। दीज आर कॉल्ड द क्लासेस दैट दे आर मस्ट टू हैव इन द क्लोसेट, यानी कि हमारी अलमारी में, जो हमारे पास अलमीरा होगी, उसमें कोई ना कोई ऐसा हमारे पास ड्रेस होगा जो कि क्लासिक स्टाइल का होगा, ठीक है, जो कि कभी पुराना हो, जैसे कि अ पेयर ऑफ जीन्स, अ ब्लैक जैकेट, अ क्लासिक ब्लेजर या फिर पोलो शर्ट, ठीक है। तो ये क्या है, ये कभी भी इनका फैशन आउट नहीं होता, ये हमेशा ही यूज होते रहते हैं। फैड्स का मतलब है और शॉर्ट लिव्ड फैशन इज कॉल्ड फैड, जो कि बहुत ही कम समय के लिए आते हैं। फैड्स आइदर लैक द डिजाइन स्ट्रेंथ टू होल्ड कंज्यूमर अटेंशन फॉर अ लॉन्ग, यानी कि ये क्या होते हैं, जो कुछ ऐसे आपने देखा होगा फैशन आते हैं, स्टाइल आती है जो कि आएगी तो बहुत तेजी से हर कोई आपको दिखाई पड़ेगा पहनते हुए उस कपड़े को, लेकिन वो कुछ ही समय तक रहती है, उसके बाद में वो फेड आउट हो जाती है, यानी कि खत्म हो जाती है। तो लंबे समय तक ये फैशन जो नहीं चल पाते उनको फैड्स बोलते हैं, और दे आर जस्ट क्रेजिस, इनको क्रेजी स्टाइल्स कह सकते हैं, और दे मे बी worn फॉर फन बट देयर पॉपुलरिटी इज शॉर्ट लिव्ड। एग्जाम्पल क्या है, जैसे बोल्ड पैटर्न्स हो गए, फ्लोरल डिजाइन हो गए, स्पाइक्स होंगे या फिर नियॉन कलर्स हो गए। तो ये नियॉन कलर्स आपने देखा जो बहुत ब्राइट कलर होते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, कुछ समय के लिए आते हैं, उस टाइम पर बहुत हर कोई उसको आपको पहनता हुआ दिखाई पड़ेगा, लेकिन वो कुछ ही समय तक रहते हैं, उसके बाद में यानी कि शॉर्ट टाइम के लिए रहते हैं, उसके बाद में फेड आउट हो जाते हैं। फिर है साइकिल्स, विद इन साइकिल डिजाइन एलिमेंट्स सच एज कलर, टेक्सचर और सिलावटी मे चेंज इवन दो द स्टाइल इटसेल्फ रिमेन पॉपुलर, यानी कि जो स्टाइल है वो हमेशा पॉपुलर होती है, यानी कि फेमस रहती है, बस उसमें क्या है, सिर्फ कलर, उसका कलर, टेक्सचर और सिलावटी, यानी कि उसकी जो रूपरेखा है, बस वो उसमें चेंज होते हैं, लेकिन उसका जो स्टाइल है वो हमेशा फेमस ही रहता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है जीन्स, जैसे जीन्स ही आप देख रहे हो, ये हमेशा पहना जाता है, हर सीजन में पहना जाता है, और हमेशा हाई, मीडियम और लो सभी के द्वारा पहना जाता है। और इसमें होता क्या है, बस इसमें जो जीन्स होते हैं इसका कलर, टेक्सचर और इसकी जो रूपरेखा है बस उसी में चेंज होता रहता है। कभी पता चल रहा है कि एकदम बिल्कुल स्किनी जीन्स आ रही है, रेगुलर जीन्स आ रही है, ठीक है, या फिर बूट कट जीन्स आ रही है, फ्लेयर्ड जीन्स आ रही है, तो इसका थोड़ा बस इसमें डिजाइन इसके चेंज होते रहते हैं, कलर, टेक्सचर और इसकी रूपरेखा चेंज होती रहती है, लेकिन जो स्टाइल है वो हमेशा वही रहती है, ठीक है। तो जीन्स इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। इट स्टेज द सेम विद वेरिएशन, लाइक देखिए जैसे यहाँ पर बूट कट, स्किन फिट, लो वेस्ट, हाई वेस्ट, डिफरेंट वॉशेस, टॉन जीन्स या फिर मिनी बॉल, तो इसको बोलते हैं साइकिल्स विद इन साइकिल्स, ठीक है। तो ये थी फैशन थियरी। अब यहाँ पर आप देख सकते हो इसको जो ट्रिकल डाउन, ट्रिकल अक्रॉस, ट्रिकल अप थियरी, इसको फैशन एडॉप्शन थियरी बोलते हैं, यानी किस तरीके से एडॉप्ट किया जाता है फैशन को, ठीक है। हायर रॉयल्टी, इसको ट्रिकल डाउन, फैशन ट्रेंड्स स्टार्ट्स एट द टॉप ऑफ द सोशल लैडर, लोअर ट्रिकल अप इसको बोलते हैं, ट्रेंड स्टार्ट विद द यंग और लोअर इनकम ग्रुप्स, और ट्रिकल अक्रॉस रिच, व्हाइट कलर, ब्लू कलर, एक ही टाइम पर फैशन मूव्स हॉरिजॉन्टली थ्रू सिमिलर सोशल लेवल्स, ओके। तो यहां पर दूसरा वाला आंसर बिल्कुल सही था। अब आता है 64 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द सेविंग मशीन इज सिचुएटेड ऑन इट्स बेड, सिलाई मशीन का कौन सा भाग इसके आधार में अवस्थित होता है, स्पूल पिन, ऑसिलेटेड हुक, टेंशन रेगुलेटर या फिर प्रेशर फुट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑसिलेटिंग हुक, जो कि मशीन के आधार में यानी कि बेस पर होता है। तो यहाँ पर मैं पिक्चर दिखा देती हूँ, आप देखो, ये देखिए ऑसिलेटिंग शटल हुक होता है, एक रोटरी हुक होता है, तो ये कहाँ पर होता है, ये बेस में होता है। तो यहाँ पर आप पिक्चर देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पर जहां पर हम बॉबिन केस लगाया जाता है तो वहीं पर ये होता है ऑसिलेटिंग हुक और या फिर रोटरी हुक, ओके। अब इसके बाद प्रेशर फुट, ये आप देख सकते हो, इसको ये प्रेशर फुट, ठीक है, ये प्रेशर फुट होता है जिससे कि हम कपड़े को प्रेस करते हैं, दबाते हैं, फिर सिलाई करते हैं, ये प्रेशर फुट है। स्पूल पिन जिसमें कि हम रील लगाते हैं उसको स्पूल पिन बोलते हैं। और टेंशन रेगुलेटर ये क्या होता है, यहाँ पर हमने देखा मशीन में, यहाँ पर क्या होता है, धागा जब स्पूल पिन से होता हुआ, थ्रेड गाइड से होता हुआ, और फिर यहाँ पर धागे को फंसाया जाता है, और फिर यहाँ से धागा जाता है नीचे यहाँ, और फिर जो है सुई में लगाया जाता है। तो यहाँ पर ये टेंशन रेगुलेटर है, ठीक है, जिससे कि हम धागे को जितना अगर टाइट करना चाहें यानी कि अपने हिसाब से उसको रेगुलेट कर सकते हैं, कम ज्यादा टाइट करना है, ढीला करना, जैसा करना है उस तरीके से हम उसको मैनेज कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
स्किल इज द कंस्टिट्यूएंट ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट। कौशल निम्नलिखित घटक का अवयव है। अफेक्टिव, कॉग्निटिव, टेम्पोरल, फिजिकल, भावात्मक, संज्ञानात्मक, कालिक या फिर शारीरिक। तो स्किल जो होता है वो कॉग्निटिव स्किल होती है, अफेक्टिव, टेम्पोरल, फिजिकल नहीं होगा। ठीक है, तो किसका घटक है स्किल? कॉग्निटिव, जिसमें कि स्किल का मतलब होता है कौशल, जो कि हम अपने दिमाग का कौशल होता है, किसी भी चीज की स्किल हो तो। और ये कॉग्निटिव स्किल के बारे में ये किसने बताया है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी, ये पियाजे के द्वारा दी गई है, आपने पढ़ा होगा और इसका वीडियो भी हमने अलग से शेयर किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा तो आप देख लो, वहां पर हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। बहुत ही फेमस थियरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी, जो कि पियाजे के द्वारा दी गई है। ओके, तो इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरी है, इससे हमेशा 2-4 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं एग्जाम में। फिर है क्वांटिटी ऑफ एलपीजी इन सिलेंडर्स फॉर रेजिडेंशियल पर्पस इज। आवासीय उपयोग के लिए सिलेंडरों में एलपीजी की मात्रा कितनी होती है? जो घर में हम सिलेंडर यूज करते हैं तो उसमें जो है एलपीजी की मात्रा कितनी होती है? 14 केजी, 14.2, 14.8 या फिर 15 केजी। तो इसका राइट आंसर है 14.2 केजी होती है। ठीक है, जनरली हम लोग जानते हैं 14 केजी होती है, लेकिन ये 14.2 केजी होती है। आप चाहो तो मेजर करके भी देख सकते हो, आप सबके घर में सिलेंडर होगा। फिर है विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म वाज लॉन्च्ड बाय। महिला उद्यमिता मंच का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, नीति आयोग या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, किसके द्वारा किया गया? तो विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म जो लॉन्च किया गया वो नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। नीति आयोग का पहले नाम था प्लानिंग कमीशन, आपने सुना होगा प्लानिंग कमीशन, जो कि 5 साल के लिए रहता था, 5 इयर्स के लिए। ठीक है, लेकिन अब इसका प्लानिंग कमीशन का, और इसका हेड कौन होता है, अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, अब प्लानिंग कमीशन को चेंज कर दिया गया है, इसका नाम नीति आयोग कर दिया गया है। ठीक है, और इसी के द्वारा विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। फिर है आ वेस्ट डिस्पोजल मेथड वेयर सॉलिड ऑर्गेनिक वेस्ट आर कन्वर्टेड टू द रेजिड्यू एंड गैसियस प्रोडक्ट्स थ्रू कंबशन इज। अपशिष्ट निपटान विधि जिसमें ठोस जैव अपशिष्ट पदार्थों को दहन के माध्यम से अवशिष्ट एवं गैसीय उत्पादों में परिणत किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? इंसिनरेशन, भस्मीकरण या फिर इंक्रीनेशन यानी कि इनकार्सिनेशन बंदीकरण या फिर इंकुबेशन ऊष्मायन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इंसिनरेशन, यानी कि भस्मीकरण के द्वारा जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, यानी कि जो ठोस जैव अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उनको दहन के माध्यम यानी कि भस्मीकरण के माध्यम से उनको अवशिष्ट या फिर गैसीय उत्पादों में परिवर्तित कर दिया जाता है। फिर है अ गोल इज नॉट अ स्मार्ट गोल इफ इट इज। कोई लक्ष्य स्मार्ट लक्ष्य नहीं है यदि ये है मेजरेबल, एक्सपेंसिव, स्पेसिफिक या फिर रियलिस्टिक। तो जाहिर सी बात है, कोई भी आपका जो लक्ष्य है वो तब तक स्मार्ट नहीं है अगर वो महंगा है, एक्सपेंसिव है। देखिए, मापनीय होना चाहिए। कोई भी लक्ष्य है आपका, उसका मापन बहुत ज्यादा जरूरी है, कितने समय में पूरा होगा, कितना टाइम लगेगा। ठीक है, ये सब मेजरेबल होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, कॉमन नहीं होना चाहिए, और रियलिस्टिक, वास्तविक होना चाहिए, लेकिन एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए। फिर है आ पर्सपेक्टिव प्लान शो थिकनेस ऑफ वॉल्स, थिकनेस ऑफ बीम एंड फ्लोर्स, पिक्टोरियल व्यू ऑफ प्रपोज्ड हाउस या फिर हाइट ऑफ विंडो एंड डोर्स। परिप्रेक्ष्य योजना दर्शाता है दीवार की मोटाई, बीम ऑफ सतहों की मोटाई, प्रस्तावित घर का सचित्र दृश्य या फिर खिड़कियों और दरवाजों की ऊंचाइयां। तो जो पर्सपेक्टिव प्लान शो करता है क्या? पिक्टोरियल व्यू ऑफ प्रपोज्ड हाउस। ठीक है, तो यहां पर जो है ये जो पर्सपेक्टिव व्यू है, इसका मतलब होता है कि आप कोई भी प्लान, घर को आप प्लान कर रहे हो, तो उसके लिए हम पहले क्या करते हैं? एक प्लान तैयार करते हैं, जैसे कि नहीं आर्किटेक्चर से हम घर का प्लान तैयार करवाते हैं। तो वही समझ लीजिए कि जो 3D आपका घर होगा, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों होगी घर में, तो उसका हम 2D एक मॉडल तैयार करना, यानी कि आर्किटेक्चर के द्वारा उससे हम बनवाना कि कोई भी घर आप बनवा रहे हो तो वहां पर कितने कमरे होंगे, अंदर कैसा होगा, बाहर कैसा, यानी कि पूरा ओवरऑल जो है। एक प्रपोज्ड हाउस का मतलब है, देखिए यहाँ पर हिंदी में देखिए, प्रस्तावित घर का सचित्र दृश्य, यानी जो भी आप घर लेने जा रहे हो तो उसका दृश्य, पिक्चर, यानी कि आपका घर बनने के बाद में कैसा लगेगा, तो उसको बोलते हैं पर्सपेक्टिव प्लान, जो कि पिक्टोरियल व्यू प्रेजेंट करता है। ठीक है, और इसमें एक होता है प्रोस्पेक्ट होता है, ऑस्पेक्ट होता है। तो प्रोस्पेक्ट जो होता है कि जो है फ्यूचर में आपका जो घर है
वो कैसा दिखेगा, ठीक है, यानी कि बनने के बाद में जो है घर आपका कैसा दिखेगा, तो वो उसको प्रोस्पेक्टिव बोलते हैं। और जो पर्सपेक्टिव है उसका मतलब होता है कि आप किसी घर के बाहर किसी एक पॉइंट से आप उसको देख रहे हो बनने से पहले जो आप प्लान कर रहे हो। और एस्पेक्ट का मतलब है जो भी बाहर से, घर के बाहर से देखने पर जो खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, वेंटिलेशन है, ठीक है, तो उनका वो किस तरीके से उनको उनका पोजीशन क्या है, उनकी व्यवस्था कैसी है, ठीक है, तो अरेंजमेंट और उनका जो पोजीशन वो कैसा है, बाहर से देखने में कैसा लग रहा है, उसको बोलते हैं एस्पेक्ट। ओके, चलिए तो यहाँ पर हमने 20 क्वेश्चन आज डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। हमने पूरी कोशिश की है आपको एक्सप्लेन करने की। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर।